18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम की एक सबमरीन में बैठकर समुंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ते हैं। वो जा रहे थे उस जहाज को देखने जो आज से 100 साल पहले समंदर के ठंडे पानी में समा गया था। ये जहाज था RMS टाइटैनिक। ये एक बहुत ही कॉस्टली एंड खतरनाक टूरिस्ट ट्रिप थी। इसमें बैठे हर इंसान ने कुछ घंटों के टूर के लिए $20 मिलियन से ज्यादा खर्च किए थे। ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए भी था क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समंदर के अंदर 3800 मीटर की गहराई में है। इतनी गहराई तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। हर 15 मिनट में ये सबमरीन एक सिग्नल ऊपर अपने सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस को भेजती थी। ये उसका कंट्रोल बेस से बात करने का एक तरीका था। उस दिन सबमरीन को समंदर में गए हुए सिर्फ 1 घंटा और 45 मिनट हुए थे कि तभी इसका कांटेक्ट अपने सपोर्ट शिप से टूट गया। शाम 4 बजे तक इसे वापस ऊपर सतह पर आ जाना चाहिए था, पर वो कभी नहीं लौटी। शाम के 7 बजे पोलर प्रिंस पर बैठी टीम ने US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया और यहां से शुरू हुआ 4 दिन लंबा मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन, जिसमें बड़ी तादाद में एयरप्लेन्स, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का यूज किया गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उन लोगों को हुआ क्या था। ये सबमरीन कनाडा के पास अटलांटिक ओशन में गायब हुई थी। ये जगह न्यूफाउंडलैंड नाम के एक कनाडाई द्वीप से 600 किलोमीटर दूर थी। यहाँ पानी की गहराई में टाइटैनिक का जहाज का मलबा 2 टुकड़ों में बिखरा हुआ है। जहाज का अगला और पिछला हिस्सा दोनों एक दूसरे से करीब 800 मीटर दूर पड़े हैं। जो टाइटन सबमरीन गायब हुई थी वो असल में सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल थी। ये दोनों शब्द सुनने में तो बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। सबमरीन में खुद से चलने की पावर होती है। ये अपने दम पर सरफेस से ओशन में जा सकती है और वापस आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी में उतारने और वापस लाने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। पानी की सतह पर एक जहाज होता है जो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। हमारी कहानी में ये सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस था। ये पूरा ऑपरेशन ओशन गेट नाम की कंपनी चला रही थी, जिसके CEO स्टॉकटन रश थे। 2009 में उसने इस कंपनी की शुरुआत की थी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो अमीरों को डीप सी घुमा कर लाती थी। इसने जुलाई 2021 से टाइटैनिक टूर्स की शुरुआत की थी। इससे पहले ये दूसरे शिप रेक्स और एरियस के टूर्स ऑफर करते थे। ओशन गेट कंपनी के पास सिर्फ टाइटन ही एक सबमर्सिबल नहीं था, उनके पास एंटीपोड्स और साइक्लॉप्स नाम की 2 और सबमर्सिबल्स थे। एंटीपोड्स 304 मीटर और साइक्लॉप्स 500 मीटर की गहराई तक जा सकती थी, लेकिन टाइटन को 4000 मीटर नीचे तक जाने के लिए डिजाइन किया गया था। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह डिजाइन अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में था। समंदर में 650 फीट के बाद ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है, जहां से थोड़ी सी रोशनी ही पानी के अंदर आ पाती है। 1600 फीट पर अब तक का सबसे गहरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 2 ब्रिटिश लोगों की जान बचाई गई थी। 2600 फीट वो गहराई है जहां गेंट स्क्विड्स घूमते हैं, और आगे जाएंगे तो 3800 फीट पर मिडनाइट जोन शुरू हो जाता है। इस गहराई के नीचे सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। यहां सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इसके बाद आता है 5000, 8000, 10,000 और फिर 12,000 फीट पर समुंदर का फ्लोर आ जाता है, जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। 4 किलोमीटर नीचे पानी का प्रेशर सरफेस से 400 गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए इतनी गहराई में जाने वाले सबमर्सिबल को बहुत सोच समझकर बनाना पड़ता है। ऐसे व्हीकल्स में बाहर देखने के लिए जो ग्लास होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। टाइटन में जो बाहर देखने के लिए शीशा लगाया गया था वो किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल में अब तक का सबसे बड़ा व्यूपोर्ट था। टाइटन ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे। इसकी बॉडी, जिसे हल कहते थे, वो कार्बन फाइबर से बनी थी। इसके दोनों एंड्स पर टाइटेनियम से बने कैप्स लगे थे। इसकी लंबाई करीब 6.7 मीटर थी और इसका वेट 10,400 से ज्यादा था। इसके डिजाइन में बाहर 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे थे, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिनकी मदद से इसे चलाया जाता था। पर हैरानी की बात यह है
कि इस सबमर्सिबल को वीडियो गेम कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता था। जी हाँ, जो पायलट पानी में इस सबमर्सिबल को चला रहा होता था वो भी वीडियो गेम कंट्रोलर ही यूज कर रहा होता था। इसके अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन व्यूपोर्ट के बगल में एक छोटा टॉयलेट जरूर था जिस पर प्राइवेसी के लिए बस एक पर्दा लगा था। ये सबमर्सिबल्स इतनी गहराई में जाती थीं कि यहाँ जीपीएस काम नहीं करता था। इनकी सपोर्ट शिप से बातचीत टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के जरिए होती थी। पर यह अभी क्लियर नहीं है कि जहाज पर कौन सी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल थी। ओशन गेट का कहना था कि वो कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे थे। अगर 18 जून की कहानी पे वापस आते हैं तो उस दिन उस सबमर्सिबल में 5 लोग सवार थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हेमिश हार्डिंग। वो एक एडवेंचरर और 3 बार गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नर्जोलेथ। वो फ्रेंच नेवी के रिटायर्ड कमांडर थे। वो टाइटैनिक रेक को 37 बार विजिट कर चुके थे। वो आरएमएस टाइटैनिक की अंडर वाटर रिसर्च टीम के डायरेक्टर भी थे। तीसरा और चौथा पैसेंजर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान था। शहजादा पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक का ओनर था। सुलेमान की बुआ ने बताया था कि सुलेमान को एक्सपीडिशन पे जाने में डर लग रहा था, पर वो अपने पापा को खुश करने और उन्हें कंपनी देने के लिए साथ गया था। टाइटन में आखिरी पैसेंजर थे ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, जो पायलट थे। जैसा मैंने बताया कि उस दिन सबमर्सिबल हर 15 मिनट में सपोर्ट शिप से बात कर रही थी। ये कॉन्टैक्ट 11:15 के बाद बंद हो गया था। इसके बाद कोई बातचीत या सिग्नल उन्हें नहीं मिला, मगर फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि टाइटन स्केड्यूल के मुताबिक 4:30 बजे तक वापस सरफेस पर आ जाएगी। क्योंकि अगर ये सबमर्सिबल किसी वजह से पानी में फंस भी जाती है तो पैसेंजर्स के पास एक ऐसा तरीका था जिससे वो लोग इसको टिल्ट करके आगे पीछे कर वापस ऊपर ला सकते थे। ये बैलेस्ट वाटर को रिमूव करके किया जाता था। बैलेस्ट वाटर बड़े जहाज़ों और सबमरीन्स में स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब 4:30 बजे भी टाइटन वापस नहीं लौटी तो थोड़ा और वेट किया गया। रात के 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई टाइम के खिलाफ रेस। टाइटन पर सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई थी, तो रेस्क्यूअर्स के पास उन्हें जिंदा बचाने के लिए सिर्फ ये 4 दिन ही थे। आमतौर जहाज़ों में इमरजेंसी लोकेटर लगा होता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन बोलते हैं। इसकी मदद से डूबे या भटके हुए जहाज़ों को ढूंढा जा सकता था, पर टाइटन में ये भी नहीं लगा था। इस रेस्क्यू मिशन में एक और प्रॉब्लम थी। अगर टाइटन समंदर की सरफेस पर वापस आ भी जाती तो अंदर बैठे लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से ओपन की जा सकती थी। ऐसे में अंदर बैठे लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाते। इसलिए ये लिमिटेड घंटे बहुत ही क्रूशियल थे। उसके ऊपर सर्च एरिया भी बहुत बड़ा था, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी बड़ी सबमर्सिबल ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इमेजिन कीजिए, सबसे गहरी अंडरवाटर रेस्क्यू जो अब तक हुई थी वो सिर्फ 480 मीटर अंदर गहराई तक हुई थी, वो भी 1973 में। पर फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर सर्च ऑपरेशन चालू किया। शुरू में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट ने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने सोनार यूज किया ताकि वह अंडरवाटर से भी सिग्नल्स कैच कर सके। 3 शिप्स ने सरफेस से सर्च शुरू की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ज्यादा शिप्स सर्च ऑपरेशन में लग गए। कुछ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवी भी खोज में लगाए गए। ये बेसिकली रोबोट्स जैसे व्हीकल्स होते हैं। इनमें कोई नहीं बैठता, लेकिन ये पानी में जाके चीजें ढूंढ सकते हैं और इन्हें वाटर की सरफेस से कंट्रोल किया जाता है। 3 दिन तक ढूंढने के बाद एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट के सोनार ने कुछ बैंगिंग नॉइजेस सुनी, जो आधे घंटे के इंटरवल के बाद आ रही थी, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। रेस्क्यूअर्स टीम में एक उम्मीद जगी, लेकिन 22 जून को जब एक आरओवी ओशियन फ्लोर को जांच रहा था तब उसे टाइटैनिक से 500 मीटर दूर कुछ मलबा देखा। ध्यान से जांच करने पर कंफर्म हो गया कि ये वही टाइटन है और ये फट चुकी थी। इसमें बैठे 5 लोग मारे गए। थोड़ा और सर्च करने के बाद रेस्क्यू टीम ने टाइटन सबमरीन के 5 टूटे बिखरे पड़े हिस्सों को ढूंढ निकाला। कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जो आवाजें सुन रहे थे उसका टाइटन से कोई लेना देना नहीं था।
पता चला कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई था। आप सोच रहे होंगे कि इम्प्लोजन मतलब फटना होता है, लेकिन एक्चुअली ये फटने का उल्टा होता है। जब कोई चीज फटती है तो वो बाहर की तरफ फैलती है, जबकि इम्प्लोजन में प्रेशर की वजह से ये अंदर की तरफ क्रश हो जाती है। मानो कोई नींबू किसी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए। और जो टाइटन सबमर्सिबल के केस में हुआ वो था कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन। इसमें प्रेशर इतना तेजी से एक्ट करता है कि मिली सेकेंड्स में ये चीजों को क्रश कर देता है। जो लोग टाइटन में बैठे थे वो एक झटके में मर गए, उन्हें दर्द फील तक नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कारण क्या था। जैसा मैंने कहा था, टाइटन का मेन बॉडी कार्बन फाइबर से बना था, पर सबमरीन और सबमर्सिबल्स आमतौर पर स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम से बनते हैं। टाइटन का यह कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। इतनी गहराई में कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज को किसी ने टेस्ट नहीं किया था, और इस डिजास्टर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर इस यूज केस के लिए सूटेबल मटेरियल नहीं है। जेम्स कैमरून, जो टाइटैनिक और अवतार जैसी फेमस फिल्म्स के डायरेक्टर हैं, कई एक्सपीडिशंस के लिए डीप सी में भी गए हैं। उन्होंने भी यही बात कही। समुंदर के फ्लोर पर टाइटेनियम के कैप्स अब भी ठीक हैं, लेकिन कार्बन फाइबर का मेन बॉडी अब टुकड़ों में बिखरी हुई है। उन्होंने ओशियन गेट कंपनी को सेफ्टी रेगुलेशंस को ना फॉलो करने के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया था। 27 मार्च 2018 को 36 लोगों ने, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, डीप सी एक्सप्लोरर्स, ओशनोग्राफर्स शामिल थे, उन्होंने ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश को एक लेटर लिखा था। उन्होंने टाइटन के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर उन्हें आगाह भी किया था कि उनका ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इससे पहले भी एक डीप सी एक्सप्लोरर स्पेशलिस्ट ने सीईओ को ईमेल कर सेफ्टी के बारे में और ध्यान देने को कहा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि वो लोग अपने क्लाइंट्स की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पर टाइटैनिक के पास पहुंचने की रेस में रश बार बार यही बोलते कि वो कभी डूब नहीं सकती। टाइटैनिक बनाने वालों ने भी यही कहा था। लोग ये सोचकर अंधे हो गए कि ये जहाज इतना बड़ा और इनविंसिबल है कि ये डूबेगा ही नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइटैनिक भी डूब गया, और अब टाइटन के साथ भी वही हुआ। इतिहास के पन्नों में स्टॉकटन रश का नाम भी उन इन्वेंटर्स की लिस्ट में शामिल हो गया जो अपने ही इन्वेंशन से मारे गए। बेशक उस इम्प्लोजन में मारे गए उन लोगों को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, पर जिनके घर वालों ने अपनों को खो दिया उनको ये दर्द जिंदगी भर सहना पड़ेगा। ये थी टाइटन की कहानी। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट्स में लिखना ना भूले। फिर एक जबरदस्त कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका साथी नकाबपोश।